Good morning, students. Today we will learn about Ohm's law. You have already studied about potential difference and current in our previous video, and the Ohm's law gives a relation between potential difference and current. So what does Ohm's law state? It states that the potential difference V is directly proportional to the current I flowing through it, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। तो क्या कह रही है इसकी स्टेटमेंट कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। तो ये ऐसे ही हम नहीं मान लेंगे, इसके पीछे एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, उसे हम समझेंगे और फिर हम इस स्टेटमेंट को लर्न करेंगे। तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया, एक कनेक्टिंग वायर से हमने बैटरी की, एक मेटल रोड और उस मेटल रोड के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर, और इनके सीरीज में हमने एक एमीटर कनेक्ट कर दिया। वोल्ट मीटर और एमीटर के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, और ये हमारा एक बैटरी का सिंबल है, और ये की का जब वो क्लोज्ड हो। तो जब हमने की क्लोज की, सपोज फर्स्ट केस के लिए आपने वोल्टेज प्रोवाइड की 2 वोल्ट। तो जब हमने 2 वोल्ट प्रोवाइड की तो वोल्ट मीटर में भी हमें कितनी वैल्यू, कितनी रीडिंग देखने को मिल रही है, 2 वोल्ट। और करंट की वैल्यू हमें सपोज कितनी मिली, 0.1। हम एक बार टेबल बना लेते हैं। जब हमने वोल्टेज 2 सप्लाई की तो हमें करंट कितना मिला, 0.1। फिर हमने यहाँ से बैटरी की वैल्यू और इंक्रीज की और हाई वोल्टेज सप्लाई करने की कोशिश की। 2 से अब हम कितनी सप्लाई करने लग गए, यहाँ पर 4 वोल्ट। तो यहाँ वोल्ट मीटर में हमें सेम वैल्यू, सेम रीडिंग शो हो रही है, और एमीटर में थोड़ी वैल्यू इंक्रीज हो गई। कितनी अब हमें दिख रही है मीटर में रीडिंग, 0.2। अब हमने यहाँ से फिर और वोल्टेज इंक्रीज की, अब हम सप्लाई कर रहे हैं 6 वोल्ट। तो यहाँ भी करंट की वैल्यू थोड़ी इंक्रीज हो गई, 0.2 से ही सपोज कितनी हो गई, 0.3। एक स्टेप और ले लेते हैं, 2 4 6 के बाद अब हमने वोल्टेज यहाँ पर कितनी सप्लाई की, 8 वोल्ट। और 8 वोल्ट सप्लाई करने के बाद करंट की हमें कितनी वैल्यू मिली, सपोज 0.4। तो जब हमने इनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया V और I के बीच में, V को हमने y एक्सिस पे लिया है पोटेंशियल डिफरेंस को, और करंट को हमने लिया x एक्सिस पे। तो जो जो भी इनके बीच का डिफरेंस था हमने वो स्केल चूज कर लिया। वोल्टेज के केस में हमने 2 का डिफरेंस का स्केल ले लिया, और करंट के लिए हमने 0.1 का। और जब हमने इस ग्राफ को प्लॉट किया तो ग्राफ कैसा आया, स्ट्रेट लाइन। तो सीधी सी बात हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो ये स्टेटमेंट अब इसकी वैलिड होती है। फिर भी हम सिर्फ इतना ही बोलेंगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिजिक्स में हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते हैं कि ये इसके इक्वल है, कभी भी नहीं बोलेंगे। हम ऐसा बोलेंगे कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों, क्योंकि जब हम इसे इंक्रीज कर रहे हैं तो ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। लेकिन फिर भी ये कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, जिस वजह से हम इसको इक्वल नहीं मानेंगे। तो v किसके इक्वल हो जाएगा, I। और जब भी इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लेकिन यहाँ R का अपना एक इंडिविजुअल मीनिंग है, जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये जो कांस्टेंट आया, इसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब ये रेजिस्टेंस जो है इस V और I पे बहुत इफेक्ट डालता है। सपोज आपने ये जो मेटल रोड ली, आपने फर्स्ट केस में मेटल रोड ली एल्यूमिनियम, देन आपने ली कॉपर, देन आपने ली आयरन, देन सिल्वर, देन गोल्ड। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए क्या था, कोई करंट को ज्यादा पास होने दे रहा था, मींस करंट की वैल्यू ज्यादा आ रही थी किसी केस में, और किसी केस में करंट की वैल्यू क्या आ रही थी, कम। ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आ रहा था, बट जब आपने टेबल बनाई वोल्टेज और करंट के लिए, तो सपोज वोल्टेज तो आप इसी तरीके से इंक्रीज कर रहे हो 2 4 6 से, बट हो सकता है सिल्वर के केस में फर्स्ट वैल्यू में, फर्स्ट वोल्टेज के लिए आपको करंट कितना मिल जाए, 0.2, देन 0.4, देन 0.6, देन 0.8। तो मटेरियल चेंज होता जाएगा तो आपकी करंट की रीडिंग क्या हो जाएगी, चेंज।
तो इट मीन्स यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसकी वजह से V और I इक्वल नहीं होंगे, बल्कि V किसके इक्वल होगा, IR। दिस इज द ओम्स लॉ। अब R को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कि ये कांस्टेंट है क्या। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट और अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। ये एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करता है, मींस रोकता है या अपोज करता है किसी भी फ्लो ऑफ चार्जेस को जो भी उसमें से पास होने की कोशिश करते हैं। अब आप वुड के साथ एक बैटरी कनेक्ट कर दो, बट वो चार्जेस को फ्लो नहीं कराएगा। लेकिन वहीं आप मेटल रोड लो तो कोई तो जल्दी चार्जेस को फ्लो करवा देगी और कोई बहुत टाइम लेगी चार्जेस को फ्लो करवाने के लिए। तो रेजिस्टेंस जो है ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो चार्जेस को फ्लो होने से रोकता है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, ओम, और इसका सिंबल क्या है ये। मतलब जब भी आपको रेजिस्टेंस बनाना हो इलेक्ट्रिक सर्किट में तो हम इस सिंबल का यूज करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो आता है आपके पास वो है ओम्स ट्रायंगल। उसने ओम्स लॉ को थोड़ा इजी बनाने के लिए, वैसे तो आसानी है ये V इज इक्वल टू IR, लेकिन उसने एक ट्रायंगल दी। ये ट्रायंगल बनाने में V ऊपर आएगा, फिर I और फिर R। अगर आपको V फाइंड आउट करना है तो आप नीचे वाली दोनों वैल्यूज को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, मींस V इज इक्वल टू IR। V अपॉन I कर दोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, R, थर्ड स्टेटमेंट के। और V अपॉन R कर दोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, I के। तो यहाँ से हमारे पास तीन फॉर्मूलेज बनते हैं और ये तीनों ही न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ओम्स लॉ तो एक बार कंप्लीट हो गया और ओम्स लॉ में जो हमारा ये कांस्टेंट आया ये भी। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्वेश्चन है, इफ करंट इंक्रीजेस, सपोज करंट इज डबल्ड, हमने करंट को क्या कर दिया, डबल्ड, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा। सिंपल सा फॉर्मूला बच्चे देखते हैं, V अपॉन I इज इक्वल टू R। तो करंट अगर डबल हुआ है तो I की जगह हम 2I पुट कर देते हैं, तो R किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मैंने इसीलिए इतना बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पर, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये कांस्टेंट है। आप V और I की वैल्यू कितनी चेंज करो, R का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप करंट डबल करोगे तो वोल्टेज डबल हो जाएगी, आप करंट हाफ करोगे तो वोल्टेज हाफ हो जाएगी, आप करंट चेंज करोगे तो वोल्टेज चेंज होगा, बट रेजिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।